आपका स्वागत है आपकी अपनी कहानियों की दुनिया में। आज सुनिए डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी फैसला। डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी हिंदी की अप्रतिम कथाकार हैं। वो एक भारतीय प्रवासी लेखिका हैं। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी फैसला। पिछले 2 दिनों से अपना कमरा बंद किए पड़ी नीलांजना अचानक दरवाज़ा खोल बाहर आ खड़ी हुई थी। बाबूजी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं काजल भाभी का साथ दूंगी। अदालत में उनके पक्ष में गवाही दूंगी। नीलांजना की घोषणा से पूरे घर में सन्नाटा खिंच गया। बड़े भैया की मृत्यु पर मातम पुरसी करने आए रिश्तेदारों पर बिजली सी गिरी थी। अम्मा कपाल पर हाथ मार विलाप कर उठी। बाबूजी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। ये बात मुंह निकालने से पहले तू मर क्यों न गई? सगे भाई की हत्यारिन का साथ देगी? इसी दिन के लिए बड़ा किया था तुझे। न्याय और अन्याय की समझ देने के लिए आपकी आभारी हूँ बाबूजी। कुछ देर ठंडे दिमाग से सोच देखिए, उनकी जगह आपकी बेटी होती तब भी क्या आप ऐसा ही सोचते? बेशर्म कहीं की, बाप के सामने ऐसी बातें करते तेरी जीभ नहीं चलती? दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से, वरना। आवेश में बाबूजी हाँफने लगे थे। रिश्ते के चाचा जी ने उन्हें संभाला था। सुमित्रा ताई ने नीलांजना को हाथ से पकड़ जबरन पीछे खींच बाबूजी के सामने से हटा दिया। देखती नहीं माँ बाप का क्या हाल है? जवान बेटे की मौत का सदमा लगा है उन्हें। वो बेटा जिंदा ही कब था ताई? तुम ही तो कहा करती थी काश सुरेश हमेशा के लिए सो जाता। नीलांजना की आंखें भर आई थीं। वो बात ठीक है नीलू, पर माँ बाप के लिए संतान कैसी भी हो ममता तो उमड़ेगी ही। ऐसी बातें करके उनका दिल दुखाने से क्या फ़ायदा बेटी? काजल भाभी भी तो किसी की बेटी हैं ताई। अरे उस अभागिन के माँ बाप होते तो क्या इस नरक में उसे झोंकते? तू क्या समझती है? मुझे उस पर तरस नहीं आ रहा, पर इस वक्त कुछ कहना ठीक नहीं। ठीक क्यों नहीं है ताई? पिछले 2 दिनों से भाभी पुलिस कस्टडी में हैं। उनके साथ न जाने क्या हो रहा होगा, और हम सब इस साजिश में शामिल हैं। नीलांजना सचमुच रो पड़ी थी। मैं तेरी बात समझती हूँ बिटिया। उस अभागन के अपने चाचा भी तो उसे हत्यारिन कहे अपना पीछा छुड़ा गए। न जाने क्या क्या सहना है उसकी किस्मत में। भगवान दुश्मन को भी ऐसी तकदीर न दे। ताई ने आंचल से आंसू पोंछ डाले थे। कुर्सी पर निढाल पड़ी नीलांजना की आंखों से आंसू बह रहे थे। सारी बातें बार बार याद आ रही थीं। बड़े भैया की शादी के बाद से उनके कामों का दायित्व तो काजल भाभी को सौंप अम्मा निश्चिंत हो गई थी। पति को नहलाने धुलाने से लेकर कपड़े पहनाना, खाना खिलाना पत्नी का ही कर्तव्य है। ये बात अम्मा ने उन्हें अच्छी तरह समझा दी थी। अम्मा उन्हें 2 बार स्वयं सुविधा पिक्चर दिखा लाई थी। बार बार समझाती, पत्नी के प्यार और त्याग से पति ठीक हो सकता है। अब सुरेश को तुझे ही संभालना है बहू। भोली भाली काजल भाभी मुंह नीचा किए निशब्द अम्मा की सीख सुनती रहती थी। मात्र पितृ विहीन काजल ने चाचा के घर नौकरानी की तरह काम कर दिन काटे थे। उस पर भी चाची को उसकी 2 रोटियां भारी थीं। सबके खा पी चुकने के बाद बचा कुचा उसके सामने फेंक दिया जाता था। माँ पिता एक रेल दुर्घटना में उसे अनाथ बना चाचा के सहारे छोड़कर चले गए थे। तब वो 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। बस वहीं मेधावी काजल की शिक्षा को विराम लग गया था। चाचा के बच्चों को स्कूल जाता देख काजल का मन मचल उठता था, पर भगवान ने उसे असीम धैर्य दिया था। अपनी स्थिति उसके सामने स्पष्ट थी। चचेरी बहनों की पुस्तकों की झलक देख पाने के लिए काजल को उसकी 1000 मिन्नतें करनी पड़ती थीं। अगर चाची की निगाह किताबों में आग गड़ाए काजल पर पड़ती तो उसकी शामत आ जाती। उसी काजल के लिए चाचा ने उपयुक्त घर वर खोज मृत भाई के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण कर जग की वाहवाही पाई थी। सब कुछ जानते समझते भी जन्म से मानसिक रूप से विक्षिप्त भैया के साथ उन्होंने काजल को बांध दिया था। आंखों में कितने सपने संजोए काजल इस घर में आई थी। चाचा के प्रति वो कितनी कृतज्ञ थी। उनकी कृपा से उसे इतना अच्छा घर वर मिल सका था। आश्चर्य इसी बात का था कि उस दिन बड़े भैया असामान्य रूप से शांत रहे। उनको शांत देख नीलांजना को लगा था शायद अम्मा बाबूजी के जिन शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया था कि शादी के बाद भैया ठीक हो जाएंगे, वे सचमुच अनुभवी थे। भैया की शादी का सबसे ज़्यादा विरोध नीलांजना ने किया था। एमए फाइनल में पढ़ रही नीलांजना न्याय अन्याय का अर्थ अच्छी तरह समझती थी। भैया का अभिशाप पूरे घर पर मंडराता था। बड़े भैया की जन्मजात विक्षिप्तता का कलंक झेलती अम्मा अपने आप में सिमट कर रह गई थीं। दादी हर समय बाबूजी को पट्टी पढ़ाती, उन्हें सुनाती रहती थीं।
पगले को जन्म दिया है, जरूर से खानदान में कोई पगला रहा होगा। तू ही समझ मनोहर बेटा, हमारे खानदान से न जाने किस जन्म का बदला लिया इसके बाप ने। हमें धोखे में रख शादी कर दी अपनी लाडली की। अब इस पाप का बोझा ढोने को हम रह गए हैं। अम्मा बताती हैं, पोता जन्मा है सुनकर वही दादी खुशी के मारे अम्मा की बलैयाँ लेते नहीं थकती थीं। भैया को सीने से चिपटाए दादी अपनी किस्मत सराहती थीं। बचपन में बड़े भैया की अजीबोगरीब हरकतें, उनका असामान्य क्रोध सबके मनोरंजन का कारण था। अम्मा के शब्दकोश में मानसिक विक्षिप्तता जैसा कोई शब्द ही नहीं था। जैसे जैसे भैया बड़े होते गए उनकी असामान्यता स्पष्ट होती गई। अगर भैया बुद्धिहीन होते तो भी बात सही जा सकती थी, पर उन्हें गुस्से के ऐसे दौरे पड़ते कि घर भर कांप जाता। हाथ में आई कोई भी चीज़ किसी के सिर पर दे मारना उनके लिए सामान्य बात थी। एक बात और, जब उन्हें ऐसे दौरे पड़ते तो चुन चुन कर ऐसी अभद्र अश्लील गालियां देते जिन्हें अच्छे घरों में सुनना भी पाप माना जाता। जैसे जैसे वो जवान होते गए, गालियों के साथ उनकी लड़कियों की चाहत भी बढ़ती गई। डॉक्टर का कहना था, इस रोग में सेक्स के प्रति जबरदस्त आकर्षण होता है। शायद उनकी शादी कर देने में बाबूजी के मन में ये बात रही हो। बड़े बेटे की असमर्थता और विक्षिप्तता का जहर अम्मा जीवन भर पीती रही थी। ऐसे बेटे के साथ कोख से और बच्चों को जन्म देने वाली अम्मा की हिम्मत पर नीलांजना को आश्चर्य होता है। अगर वो भी भैया जैसी ही होती तो? उस समय भी इस कल्पना से नीलांजना को कपकपी सी आ गई। 8 बच्चों में से बस भैया और नीलांजना ही जीवित बचे थे। विधाता के इस क्रूर मजाक को अम्मा कभी नहीं भूल पाती। काश उनका एक भी बेटा जीवित बच पाता जो दादी का सपना पूरा करता। दादी की बड़ी साध थी उनकी अर्थी को उनका पोता कंधा दे। उन्हें विश्वास था उनके कंधे चढ़कर वो सीधे स्वर्ग जाएंगी, पर उनकी मृत्यु के समय भी स्वर्ग जाती दादी को बड़े भैया ने चुन चुन कर पोसा था। पता नहीं दादी उन शब्दों पर सवार कहाँ पहुंची होंगी। बचपन से भैया का चीखना चिल्लाना सुनती नीलांजना बड़ी हुई थी। मोहल्ले पड़ोस के लोगों के लिए भैया का अनर्गल प्रलाप मनोरंजन का साधन था। जिन एकाध दिनों घर में शांति रहती, पड़ोसी बालिका नीलांजना से कोंच कोंच कर पूछते, क्या बात है नीलू, आज तुम्हारे घर में बड़ा सन्नाटा है, क्या सब लोग कहीं बाहर गए हैं? नहीं तो, अम्मा खाना बना रही हैं और भैया सो रहे हैं। प्रायः दौरों के बाद भैया 2-1 दिन गहरी नींद सोया करते थे। अच्छा, शायद उन्हें डॉक्टर ने सोने की सुई दी होगी। सुई क्यों देंगे, भैया तो अपने आप सोए हैं। भोली नीलांजना उनके अधरों की व्यंग भरी मुस्कान का अर्थ नहीं समझ पाती थी। काश वो हमेशा के लिए सो जाए, इस नन्ही सी जान को तो मुक्ति मिलती, उसका कलंक इसे भी खा जाएगा। मोहल्ले की सुमित्रा ताई बचपन से नीलांजना को बहुत प्यार करती थी, पर भैया के लिए कही वैसी बातों पर नीलांजना मचल जाती। तुम बहुत खराब हो ताई, भैया सोते रहेंगे तो हम किससे बात करेंगे? कभी कभी भैया पर जो दौरे नहीं पड़ते वे नीलांजना के साथ सचमुच ठीक बात करते थे। अरे मैं कोई उसकी दुश्मन थोड़ी हूँ बेटी, मैं तो तेरे भले की सोचती थी। ताई की उस बात का अर्थ अब नीलांजना अच्छी तरह समझती है। भैया के कारण पूरे परिवार ने अपने घर को घर की 4 दीवारी के अंदर कैद कर लिया था। ऐसे बेटे को लेकर किसी रिश्तेदारी में जाना भी संभव नहीं था। भैया के कारण नीलांजना ने भी कम अपमान नहीं झेला था। साथ की सहेलियां जब भी उससे पराजित होती तो पगले की बहन पगली कहकर उससे अपनी पराजय का पूरा मूल्य चुका लेती। आंखों से आंसू ढलकाती नीलांजना भी अम्मा की गोदी में सिर छिपा उन्हें उल्हाना दे डालती। तुम बहुत गंदी हो अम्मा, इतना गंदा भैया क्यों लाई? सबके भाई कितने अच्छे हैं, मेरा भाई गंदा है, वो पागल है। छी बेटी, भाई को ऐसे नहीं कहा जाता। भगवान से प्रार्थना कर तेरा भाई ठीक हो जाए, फिर वो तुझे खूब प्यार करेगा नीलू। अम्मा की उन बातों पर नीलांजना को कितना विश्वास था। भगवान से उसने कितनी विनती की थी कि उसके भैया को ठीक कर दें, उसके भैया को कोई पागल ना कहे, पर भगवान ने उसकी कहाँ सुनी थी। जैसे जैसे नीलांजना बड़ी होती गई, भाई की विक्षिप्तता उसे विचलित करती गई। बचपन में भाई जब चीखता चिल्लाता वो कौतुक से उस दृश्य को देखती। कभी कभी बाबूजी मोटा डंडा उठाकर उनकी पिटाई भी कर देते। उस समय उसका बाल हृदय भाई के लिए करुणा से रो उठता। एक बार उसने बाबूजी के हाथ पे अपने दांत भी गड़ा दिए थे। बदले में बाबूजी का करारा थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था। समझदार होती नीलांजना के सामने स्थिति स्पष्ट होती गई थी। उसका परिवार औरों से अलग क्यों है? असामान्य भाई के लिए उसके मन में करुणा के साथ आक्रोश भी उभरता था। भैया के सामान्य रहने का अर्थ गाली गलौज बंद रहना होता था।
किसी के प्रति उनके मन में प्यार या ममता जैसे भाव नहीं थे। युवा होती नीलांजना को भाई एक खतरनाक जीव सा लगने लगा था। वो प्रायः उसके सामने पड़ने से कतराती। एक दिन सुमित्रा ताई ने अम्मा से कहा था, बहू, नीलू को सुरेश के पास अकेले मत छोड़ना, तू तो सब समझती है, सुरेश में कोई समझदारी तो है नहीं। उस दिन से अम्मा भी नीलांजना के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहने लगी थी। स्वयं नीलांजना कितना डर गई थी। एक बात के लिए नीलांजना अम्मा, बाबूजी और दादी को कभी क्षमा नहीं कर सकती। उन्होंने भैया को मेंटल हॉस्पिटल में सबके लाख समझाने के बावजूद भर्ती क्यों नहीं कराया। शहर के डॉक्टर की दवा से उन्हें नींद भले ही आ जाती, पर उनकी विक्षिप्तता में कोई अंतर नहीं आता। डॉक्टर का कहना था, भैया के मस्तिष्क की बनावट में जन्मजात जो कमी है उसकी क्षति पूर्ति संभव नहीं। नीलांजना बाबूजी से बार बार भैया को किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराने की विनती करती, पर अस्पताल में भेजने के नाम पर ही अम्मा अन्न जल त्याग रोना शुरू कर देती। स्वयं बाबूजी की भी यही दलील थी कि लड़के को पागलखाने में भर्ती कराने से परिवार का सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। लोग क्या कहेंगे, मुख्तार साहब का बेटा पागलखाने में है, लड़की की शादी मुश्किल हो जाएगी। पता नहीं बाबूजी कैसे सोच पाते थे कि भैया के घर में रहने से नीलांजना की शादी आसान हो जाती। व्यंग की एक मुस्कान नीलांजना के होठों पर तैराई थी। घर के असामान्य वातावरण, भैया के चीखते चिल्लाने का आक्रोश नीलिमा के कॉलेज के डिबेटों में उतर आता। विरोधी पक्ष की बात इस तरह काटती कि उनसे कोई जवाब ही नहीं बन पाता। ऊपर से बेहद सामान्य और शांत दिखने वाली नीलांजना के अंतर में अंधड़ सा चलता रहता। बाबूजी जहाँ भी उसकी शादी के लिए जाते, भैया का नाम वहाँ पहले पहुँच जाता। नीलांजना हमेशा सोचती, अम्मा के उन 6 बच्चों की जगह भैया क्यों ना चले गए, काश वो चले जाएं। कभी कभी नीलांजना बेवजह लोगों से उलझ पड़ती, सामान्य कही गई बातों में छिपे अर्थ पढ़ने की कोशिश करती। सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे भैया पर आता। स्वयं असामान्य होते हुए भी तो वो तो सामान्य जीवन जी रहे थे, और सामान्य नीलांजना असामान्य जीवन जीने को विवश थी। अनजाने ही नीलांजना अपने आप में कई कॉम्प्लेक्स डेवलप कर बैठी थी। अगर कभी किसी लड़के ने नीलांजना की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया, नीलांजना ने उसे झिड़क दिया। दोस्तों में सिर्फ उषा ही उसके निकट आ सकी थी। अपने मन की बात उषा से कह नीलांजना हल्की हो जाती थी। बीए के बाद नीलांजना ने एमए में दाखिला ले लिया और उषा उसी शहर में नौकरी कर रही थी। उषा के पिता के स्वर्गवास के बाद उसके बड़े भाई ने घर को संभाला था। अब उषा भाई के हाथ मजबूत करने को दृढ़ प्रतिज्ञ थी। अपनी शादी की बात उसने भुला दी थी। जब तक बिना दहेज कोई शादी का प्रस्ताव नहीं आता, मैं विवाह नहीं करूंगी। भैया ने इस लायक बनाया, यही क्या कम है नीलू। अब उन पर और बोझ डालना ठीक नहीं है ना। कितनी बार नीलांजना सोचती, काश उसके भैया भी उषा के भाई जैसे होते। दृढ़ निश्चय के साथ आंसू पोंछ नीलांजना उठ खड़ी हुई थी। इस समय उषा की उसे सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। दरवाज़ा खोलते ही उड़े उड़े चेहरे, अस्त व्यस्त वेशभूषा के साथ नीलांजना को देख उषा चौंक उठी थी। अरे नीलू, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? सब बताती हूँ, पहले अंदर तो आने दो। नीलांजना को अंदर आने की राह दे उषा ने दरवाज़ा बंद कर लिया। एक कप चाय मिलेगी उषा? अभी लाई। नीलांजना को चाय थमाती उषा की सवाल पूछती निगाहें उसके मुख पर जमी हुई थीं। एक घूंट चाय गले से नीचे उतार नीलांजना ने उषा को जवाब दिया था, भैया नहीं रहे उषा। क्या? कब? कैसे? बता पाना उतना आसान नहीं, तुझे मेरी मदद करनी होगी उषा। तू बता तो सही, क्या हुआ नीलू? काजल भाभी को पुलिस ले गई। क्या? हाँ उषा, भैया के बलात्कार से बचने के लिए उसने बाबूजी के डंडे से उनके सिर पर वार किया और भैया। हे भगवान, ये क्या किया भाभी ने? वही जो उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। ये तू क्या कह रही है नीलू, होश में तो है? पूरे होश में हूँ, तभी तो आई हूँ। पिछले 2 दिन से जो भी संशय थे सब छट गए हैं उषा। काजल भाभी को मुक्ति मिलनी ही चाहिए। तेरे भाई की उन्होंने हत्या की है और तू? हाँ उषा, उन्होंने हत्या नहीं की, अपनी असहनीय यातना का अंत किया है। बलात्कार के विरुद्ध रक्षा का अधिकार स्त्री को है ना। छी नीलू, ये तू कैसी भाषा बोल रही है? पति अपनी पत्नी के साथ बलात्कार? छी छी। उषा का मुंह विकृत हो उठा था। बलात्कार का मतलब जानती है ना उषा? विवाह की प्रथम रात्रि काजल भाभी की दहशत भरी चीखें सुनाई दी थीं। घर के सारे प्राणी जगते हुए भी सोने का बहाना किए पड़े रहे। मैंने उठने की कोशिश की तो अम्मा ने जबरन रोक दिया था। ऊपर से डांट लगाई थी।
नए ब्याहलों के कमरे में तेरा क्या काम, खबरदार जो वहां गई। चाची ने हंसते हुए कहा था, अरे भोली लड़की है, पहले पहले ऐसा ही होता है बेटी, तू सो जा। तभी काजल भाभी हांफती हुई दौड़ी हुई आई थी। सांस धौंकनी सी चल रही थी। साड़ी का आंचल पीछे घिसटता आ रहा था। मुझे बचा लीजिए, मैं वहां नहीं जाऊंगी, अम्मा जी मुझे बचा लीजिए। भाभी के पीछे दहाड़ते आए भैया ने उन्हें दबोच लिया था। उनकी पकड़ में पंख कटी गोरैया सी भाभी छटपटा रही थी। मैंने भाभी को बचाना चाहा तो अम्मा ने हाथ पकड़कर खींच लिया था। सुबह भाभी के पूरे शरीर में पड़ी खरोंचे, टूटी चूड़ियों से बने जख्म, तब मैंने वैसा ही समझा था उषा, पर उसके बाद वे जख्म कभी नहीं भरे थे। हाँ, भाभी ने उन्हें अपनी नियति मान स्वीकार कर लिया था। वैसे भी वो जा भी कहाँ सकती थी, उनके लिए तो सारे दरवाजे बंद थे। भैया की शादी क्यों की गई नीलू? उषा सिहर उठी थी। अम्मा बाबूजी को उनके कुछ शुभ चिंतकों ने सलाह जो दी थी कि भैया शादी के बाद ठीक हो सकते हैं, उन्होंने तो अनगिनत उदाहरण भी दे डाले थे। तू तो जानती है उषा, जिस देश में लड़कियां 30-40 रुपए में बेची जा सकती हैं, वहां एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक जीवन बलि चढ़ गया। अफसोस यही है कि इस त्रासदी की साजिश में मैं भी सहभागी हूँ। अपना विरोधी स्वर ऊंचा क्यों ना उठा सकी। काश भाभी की शादी एक मजदूर से हो जाती तो कितनी सुखी होती। उनके चाचा तेरे भैया की दिमागी हालत जानते थे नीलू? बहुत अच्छी तरह। उन्होंने अनाथ भाई की बेटी के लिए घर और वर दोनों दे दिए। धन्य है ऐसे चाचा। ऐसे धर्मात्मा लड़की को कोठे पर न भेज, शादी का लाइसेंस दिला, उस पर बलात्कार की खुली छूट देते हैं। धिक्कार है ऐसे चाचा पर। मुझे मिल जाए तो जान से मार डालूं, नीच कमीना। उषा उत्तेजित हो उठी थी। कभी तो ऐसा लगता है उषा, ये सारी दुनिया बलात्कारियों से भरी पड़ी है। शराफत के मुखौटे लगाए ये समाज में खुले घूमते हैं। जहां मौका मिला नहीं कि मुखौटा उतार फेंकते हैं। तू ही सोच, अम्मा को 8 बच्चों की माँ बनाने में क्या बाबूजी ने उनकी खुशी नाखुशी देखी होगी? न जाने कितनी बार उन्हें जबरन वो सब कुछ झेलना पड़ा होगा। एक अम्मा ही क्यों, घर घर की यही कहानी है। औरत दिन भर घर की चक्की में पिस चूर चूर हो जाए, पर पति की इच्छा के आगे उसे समर्पण करना ही पड़ता है। इच्छा विरुद्ध जबरदस्ती क्या बलात्कार नहीं है उषा? नीलांजना की आंखें जल उठी थीं। सच नीलू, तेरी बातों से तो यही लगता है। कभी अपने घरवाले भी बलात्कार की साजिश में शामिल होते हैं। सामूहिक बलात्कार में असहनीय शारीरिक मानसिक कष्ट होता है, पर जब पूरा परिवार ही अपनी साजिश के तहत किसी लड़की पर बलात्कार की परमिशन दे दे, तब उस पीड़ा को क्या नाम दोगी उषा? काजल भाभी के साथ वही हुआ है। उस दिन की बात बताएगी नीलू, जब काजल भाभी ने वो साहसी निर्णय लिया था? पता नहीं भाभी का यह सोचा समझा निर्णय था या सब कुछ अचानक घट गया। सच तो ये है, कई बार मेरे दिल में भी भैया को ख़त्म करने की बात आई थी, पर उस ख्याल को हमेशा जबरन परे कर दिया। शायद भाभी के मन में भी दुविधा रहती होगी। उस दिन भैया को खाना खिलाने गई भाभी को भैया ने अपनी फौलादी बाहों में जकड़ उनके शरीर को बुरी तरह दांतों से काटना शुरू कर दिया था। भाभी का प्रतिरोध उनकी शक्ति के सामने ठहर नहीं सकता था। शायद पिछले 2-3 दिनों से भैया के आक्रमणों से घबराकर भाभी रात में बाहर से उनका कमरा बंद कर स्वयं बरामदे में सो जाती थी। उस दिन शायद भैया उनसे पूरा बदला ले रहे थे। रातों में भैया की गालियों की बौछार सब सुनते थे। कहाँ भाग गई साली, इधर आ, खोल मेरा कमरा। काजल भाभी के शरीर की चाहत में वो जो कुछ कहते बता पाना कठिन है उषा। अम्मा ने भाभी को उनके कमरे में सोने को जब विवश करना चाहा तो मैं झल्ला पड़ी थी। अम्मा, तुम लाख चाहो, भैया को भाभी ठीक नहीं कर सकती। पिक्चरों में दिखाई कहानियाँ हमेशा सच नहीं होती, समझी? अच्छा हो हम लोग उन्हें अकेला छोड़ दें। वो भैया की भलाई के लिए भी तो उन्हें अपने से अलग रख सकती हैं ना? हाँ, उस दिन काजल भाभी की दहशत भरी चीखों पर जब तक सारा घर पहुंचा, खून से लथपथ भैया अंतिम सांसें ले रहे थे और बदहवास काजल भाभी ने दौड़कर अपने को कमरे में बंद कर लिया था। कुछ दिन पहले सुमित्रा ताई ने ठीक कहा था, सुरेश के पास बहू को अकेले नहीं भेजना, किसी के साथ भेजो या सुरेश के हाथ बांध कर रखो, वरना कुछ भी हो सकता है। मुझे तो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती नीलू की माँ। अम्मा को ताई की वो बात कितनी बुरी लगी थी, पर सच तो ये था कि भैया की दिन ब दिन खराब होती दिमागी हालत उन्होंने भांप ली थी। हम लोग उन्हें झेलने के अभ्यस्त हो चुके थे, शायद इसीलिए फ़र्क नहीं पता लगता था। सच कहूँ उषा, पिंजड़े में बंद खूंखार जानवर के सामने भाभी को हम सब परोसते रहे, इस उम्मीद में कि शायद भैया ठीक हो जाएंगे।
नीलांजना का स्वर कड़वा हो आया था। काजल भाभी को पुलिस में किसने दिया नीलू? सब कुछ इतना अचानक घटा कि किसी को होश ही नहीं था। पड़ोस के रामलाल जी ने फ़ोन करके पुलिस बुला ली थी। उत्तेजित बाबूजी ने काजल भाभी के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी। कोक जाय के लिए अम्मा बाबूजी विकल थे, जिसकी ज़िंदगी मौत से बदतर थी, जिसके मरने की मन ही मन सब कामना करते थे। मौत के बाद वो कितना प्रिय हो उठा था, बता नहीं सकती। बेचारी काजल भाभी, उनका क्या होगा? उन्हीं की मदद करनी है उषा। मैं भरी अदालत में भाभी के ऊपर हुए अत्याचारों को बताऊंगी। वे निर्दोष हैं, दोषी हम लोग हैं जिन्होंने उन्हें इस स्थिति तक पहुंचाया है। एक बार फिर सोच ले, तेरे इस फैसले का अम्मा बाबूजी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अच्छा हो उन्हें ही समझा, शायद गुस्सा ठंडा होने पर वे भाभी को माफ़ कर दें। उन्हें समझा पाना असंभव है उषा। बेटे की मौत से वे बदले की आग में जल रहे हैं, पर मैं काजल भाभी को इस आग में नहीं जलने दूंगी। ये मेरा पक्का फैसला है, भावुकता नहीं। अगर अदालत ने उन्हें छोड़ भी दिया तो वे कहाँ जाएंगी नीलू? दुनिया बहुत बड़ी है उषा, किसी महिला संस्था में कहीं ना कहीं उन्हें शरण जरूर मिलेगी। पर उनके माथे पर हत्या का कलंक लग गया है, समाज उन्हें जीने देगा? लंदन में यही भारतीय स्त्री अत्याचारी पति से मुक्ति पा सकती है, अपना नया जीवन जीने को स्वतंत्र है। फिर यहाँ वैसा क्यों नहीं संभव है उषा? इसलिए ना कि हम लड़कियों को बचपन से पति की कृत दासी का रोल निभाने की ट्रेनिंग देते रहे हैं। लड़कियों की इस भूमिका में बदलाव लाना है उषा। मैं उन्हें अपने पास रखूंगी, उसके लिए किसी का भी विरोध सह सकती हूँ मैं। पर भाभी के प्रति प्रायश्चित तो करना ही है। वो अपने पांवों पर खड़ी हो जाएं, यही मेरा उद्देश्य है। तू मेरा साथ देगी ना उषा? मैं तुझसे कब अलग रही हूँ नीलू, बता क्या करना होगा? उत्तेजित नीलांजना को मुग्ध दृष्टि से ताकती उषा के स्वर में दृढ़ निश्चय था। सबसे पहले हमें एक वकील करना है। भाभी को तुरंत जमानत पर छुड़ाना जरूरी है। एक बात और, अभी मेरे पास भाभी को रखने की कोई जगह नहीं है। उन्हें अपने घर रख सकेगी उषा? मुझे कॉलेज में जॉब मिल रहा है, वहीं क्वार्टर भी मिल जाएगा, तब तुझे परेशान नहीं करूँगी। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है नीलू, पर तेरी नौकरी पर काजल भाभी की वजह से कोई आँच ना आ जाए। उषा शंकित थी। नहीं, उसके लिए मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ। कॉलेज की प्राचार्या मेरे जीवन के इस कड़वे सत्य से अच्छी तरह परिचित हैं। सच कहूँ तो उन्होंने हमेशा मुझे हिम्मत दी है, वरना मैं अपनी कुंठाओं में जकड़ शायद कुछ न कर पाती। उन्होंने मेरी कुंठाएं दूर कर मुझे आत्मविश्वास दिया है। तब क्यों ना हम उन्हीं के पास चलें? वही किसी अच्छे वकील की व्यवस्था कर देंगी। उनका अनुभव हमारे लिए ज़रूरी है नीलू। हाँ, यही ठीक रहेगा। वैसे भी अपने इस फैसले के बाद वापस घर तो लौट नहीं सकती। मेरे रहने की भी उन्हें ही व्यवस्था करनी होगी। मुंह पर आई उत्साह की चमक के साथ नीलांजना प्राचार्या के घर जाने को उठ खड़ी हुई थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी फैसला। समाज की विसंगतियों पर पुष्पा जी कहानी लिखने में निपुण हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।